दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं लक्ष्मीकांत पंडित तत्काल टाइम अपडेट में आपका स्वागत कर रहा हूँ। और आज चुनावी चर्चा में खास मेहमान हमारे मौजूद है श्री नवनीत शुक्ला जी, दैनिक दोपहर के संपादक और इंदौर के जाने माने पत्रकार। हम आज चर्चा कर रहे हैं इंदौर क्षेत्र की विधानसभा के बारे में। समय मिला तो राजस्थान छत्तीसगढ़ तक जा सकते हैं, पर शुरुआत इंदौर की सीटों से करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। और बगैर किसी भूमिका के सबसे पहले हम चलते हैं सांवेर। सांवेर का क्या परिदृश्य आप देख पा रहे हैं? तो सांवेर में ये है कि सांवेर का एक मिथक बना हुआ पीछे 50 सालों से जी। क्या इस बार वो मिथक टूटेगा? अगर वो नहीं टूटेगा तो फिर करोड़ों का काम किसी मायने नहीं है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि मैं ये मानता हूँ पिछले 50 सालों में एक बार वहाँ कांग्रेस जीती है और एक बार भाजपा जीतती है। जी। कांग्रेस जीतती आई है तो वहाँ पर ये परंपरा बन गई है और हर बार धाकड़ धुरंधर नेता जो है वो निपटते रहे। तो अब ऐसी स्थिति में अगर परंपरागत सीट देखी जाए तो इस बार मिथक टूटने की संभावना अगर नहीं है तो फिर तुलसी सिलावट जी जो है एक नए चेहरे से हारने की स्थिति में आ जाएंगे। जी। अगर मिथक बना रहा एक यथावत जैसा और नहीं बना रहा तो फिर वो उनके जीतने की संभावना है। पर एक बात और भी है कि अगर हम ये कहें कि 1000 करोड़ के काम हमने करा दिया इसलिए हमको जीत जाना चाहिए, तो इसके पहले राजेश सोनकर जब चुनाव लड़े थे और दूसरा चुनाव लड़ रहे थे वो, तो उन्होंने भी कहा था मैंने 800 करोड़ के काम कराए हैं, पर वो किसी काम नहीं आया। आखिरी में ये मिथक बना रहा। बिल्कुल। और वहाँ की संभावनाएं जो है, अगर मिथक के आधार पर बात करें तो वो कांग्रेस एक बार फिर निकाल सकती है। बिल्कुल, शुरुआत कांग्रेस होगी तो कांग्रेस के एक सबसे मजबूत गढ़ राऊ चलते हैं। और राऊ वो विधानसभा सीट है जहाँ भाजपा ने अपनी 3 महीने पहले 2.5 महीने पहले प्रत्याशी घोषित कर दिया था। मधु वर्मा जाने पहचाने नाम है, लेकिन जीतू पटवारी भविष्य के कांग्रेस के बड़े नेता नजर आते हैं। क्या इनका बड़कपन या उनके बड़े नेता की छवि इस बार उनको पार लगा पाएगी? नहीं, जीतू पटवारी को लेकर तो बड़ी साफ स्थिति है जी कि दोनों ही नेता वहाँ ऐसे उतर गए हैं जिनका 5 साल निरंतर संपर्क है। जी। मधु वर्मा ने भी हारने के बाद क्षेत्र छोड़ा नहीं, सबसे बड़ी बात यह है। और जीतू पटवारी का ये है कि बड़ा सहज चुनाव है उनका ये, और वो आम लोगों के लिए बड़े आसानी से उपलब्ध रहते हैं, खासकर मंत्री थे तब भी। इसलिए यहाँ के चुनाव का बहुत कसा हुआ चुनाव रहेगा। पर इसके बाद भी जीतू पटवारी भारी है, क्योंकि अगर जीतते हैं तो मंत्री पद भी मिलेगा उनको। लोग स्थानीय लोगों को लगता है कि जो भी हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व तो मजबूत होगा। इस आधार पर एक जीत का गणित एक और भी है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर जीतू जिराती को टिकट मिलता वहां से तो स्थिति बनती कि खाती वोट जो है वो सबसे ज्यादा वो डाइवर्ट होता है, वो डाइवर्ट हो जाते, दोनों आधे आधे इधर उधर हो जाते हैं। और खातियों के बीच में परंपरा है कि एक बार ई जीतू को दे दी, एक बार वो जीतू को दे देंगे तो उसमें वोट बढ़ जाते हैं। सही बात है। और एक और बड़ा नुकसान वहाँ हो रहा है दिनेश मल्लार के भाजपा छोड़ देने का, क्योंकि वो उस क्षेत्र के कद्दावर नेताओं में रहे हैं। तो जीत हार के बीच का आंकलन नहीं है, पर वह जीतू पटवारी आज की तारीख में भारी है। जी। जीतू पटवारी भारी पड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बड़े गांव देपालपुर की हम बात कर लें, यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने में आता है कि शायद पहले से नाराज़गी थी, किसी एक पार्टी ने किसी एक व्यक्ति को टिकट देख के फिर इग्नोर करा। वहाँ भी मिथक वाली बात शायद आप दोहरा सकते हैं। देपालपुर में विशाल पटेल, मनोज पटेल और तीसरा मुकाबला भी है। वहाँ पर एक जो दूसरे एक भले आदमी हैं, उन्होंने भी अपना निर्दलीय फॉर्म भरा है। कैसे देख पा रहे हैं आप सीट को देपालपुर की? नहीं, देपालपुर में मिथक टूटा है जी। देपालपुर में निर्भर सिंह पटेल के टाइम पे मिथक टूटा है जी। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ परंपरा यथावत एक बार बिगड़ गई, इसलिए मान सकते हैं कि स्थिति आ रहेगी। और यहाँ जो संभावनाएं थी जी, ये थी कि मनोज पटेल को लेकर जो विरोध था बहुत ज्यादा गाँव में, वो विरोध यथावत बना रहा। बिल्कुल। और उनकी कोई बहुत ज्यादा तैयारी भी ऐसी थी नहीं, क्योंकि संगठन भी बहुत ज्यादा उनके पक्ष में रहा नहीं था। ऐसे में इन सब चीजों का लाभ जो है वो विशाल पटेल को मिल जाएगा वहाँ पे। हालांकि कोई चमत्कार होने की संभावना भी नहीं दिख रही कि वहाँ पे एक और निर्दलीय जो खड़े हो गए हैं जो भाजपा का वोट काटने के लिए। बिल्कुल। पर उन सब चीजों का कोई प्रभाव नहीं रहेगा, वहाँ विशाल पटेल निकाल सकते हैं। बिल्कुल। एक विधानसभा और थी जहाँ स्थानीयता की मांग पर टिकट मांगा जा रहा था, और वो थी महू विधानसभा। महू में भी लोगों को कहना था कि साहब हम कितने लोगों को बाहर से मौका देंगे, और इस बार तो पर्यटन मंत्री फिर वापस मैदान में आ गई है। उठा पटक का दौर है। वहाँ भी एक निर्दलीय है जो कि पुराने कांग्रेसी थे, रामकिशोर शुक्ला, नया चेहरा सामने आया है। क्या समीकरण बन रहे हैं महू में? देखिए, महू में जो लोग उम्मीदवारी को लेकर लगे थे भाजपा से, एक तो सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि उन लोगों की आवाज़ में कोई दम नहीं है। बिल्कुल। और दम नहीं है, इसीलिए पिछले 15 सालों से वहाँ पर जो है नेतृत्व बाहर से आ रहा है। आपकी आवाज़ में दम होना चाहिए।
जो स्थानीय नेता हैं वो खुद भी इतने दमदार नहीं बना पाए अपने आप को कि उनकी आवाज़ वहाँ दिल्ली या भोपाल तक हिला दें मुझे से। वो खुद ही हिलते रहते हैं ये बात बात पे इधर से उधर, और किसी को प्रचार में भी उनका कोई महत्व नहीं रहता। अब रहा उषा ठाकुर वाला मामला, उषा ठाकुर को उम्मीद नहीं थी कि इस बार उनको यहाँ से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि उनका भी एक मिथक है बिल्कुल कि वो हर बार नए क्षेत्र से ही चुनाव लड़ती है। पिछले क्षेत्र का इतना कवाड़ा कर देती है कि वहाँ पे वो जाने की इच्छा नहीं होती उनकी, और इसलिए उनको लग रहा था कि यहाँ से तो लड़ना नहीं है, अपने को कहीं और से लड़ेंगे। तो वो उस चक्कर में उनका टिकट अंततः वहाँ से हो गया, और उनका भाग्य बुलंद है कि इसलिए वहाँ कांग्रेस ने ऐसे व्यक्ति को जमीन पर उतार दिया जिसका कोई कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं रहा। और वो जो है श्रीमान जी खुद भी एक मतलब कोई जमीन पे कोई ऐसा चुनाव जीते भी नहीं है वो, है ना। उनकी पत्नी भी चुनाव हारी, और दूसरा ये कि कांग्रेस से भाजपा, भाजपा से कांग्रेस के आने जाने के कारण वहाँ पे जो है कांग्रेस के लोगों का मन भी टूट गया। इसका लाभ जो है दरबार को मिल सकता है, कांग्रेस बहुत बड़ी तादाद में जो है दरबार के साथ चली जाएगी। तो वहाँ इस बार एक नया रिकॉर्ड कायम होगा कि इस बार नोटा पे खूब बटन दबेगा इस बार जम के वहाँ पे, तो इतना वोट नोटा पे जाएगा कि वो फैसला करवा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं दरबार सज सकता है, लेकिन नोटा का भी डर है। अब इंदौर की शहरी सीटों पे आ जाते हैं। शुरुआत इंदौर 5 से कर देते हैं। सत्यनारायण पटेल और बहुत पुराने और बहुत बुजुर्ग विधायक महेंद्र हाड़िया। सीधी सी बात, क्या समीकरण है यहाँ के? नहीं, वहाँ सीधी सी बात नहीं, दोनों ही लोग सीधे हैं वहाँ पे और इसलिए वहाँ का चुनाव बड़ा स्वस्थ परंपरा में हो रहा है। कोई किसी के बारे में कुछ बोलता नहीं, किसी पे कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है, दोनों अपने अपने हिसाब से हाथ जोड़ते फिर रहे हैं, और दोनों मिल भी जाए तो गले मिल लेते हैं आपस में। तो बड़ा कहते हैं पारिवारिक माहौल का चुनाव है वहाँ पे। पर वहाँ स्थिति यही कि पिछले 1.5 साल 2 साल से करीब सत्यनारायण पटेल जो है, जो आज की तारीख में जो रिवाज बन गए हैं राजनीतिक, कथा रामायण और भंडारे और ये सब जो है, जो क्षेत्र क्रमांक 2 की जो परंपरा है वो दूसरे क्षेत्रों में तो वो आजकल रमेश बिंदुला को गुरु मान के सब शुरू हो गए। और जीत हार का फैसला आजकल कथा और रामायणों से होने लगा है। तो सत्तू पटेल जी ने भी शायद 2-3 कथाएं करा ली। हालांकि महेंद्र हाड़िया जी आखिरी समय तक संभावना में नहीं थे कि उनको उम्मीदवारी मिलेगी, इसलिए उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उस चीज़। इसलिए उन्हें मैं नहीं समझता कि वो इस बार सीट निकालने की स्थिति में आ पाएंगे, क्योंकि उनका रुझान नहीं था और पार्टी में भी कई जगह विद्रोह की स्थिति बन गई है बिल्कुल उनको लेकर। जी जी, तो चलिए, कहीं ना कहीं बारीक अंतर का फैसला इस बार फिर बारीकी से सामने आ सकता है। इंदौर 4 के बारे में बहुत चिंता थी लोगों को, बड़े बड़े नाम आ रहे थे, लेकिन 4 में जो है 4 लोग क्या कहेंगे वाली स्थिति हो गई अब तो। और ये लग रहा है कि एक तरफा सीट जा रही है, क्या अनुमान सही है एक तरफा जाने का? नहीं, सीट एक तरफा तो नहीं कह सकते, इस बार भी जीत तो होगी। खैर भाजपा की जीत वहाँ तय है, क्योंकि भाजपा का अयोध्या क्षेत्र कहलाता है, लोगों को लेना देना नहीं, पर बहुत बड़ा वोट बैंक सिंधी समाज का है और 4 से बड़ी ज्यादा कॉलोनियां सिंधी समाज की हैं, जिसकी बड़ी आबादी है ना। और जिस व्यक्ति को राजा मानवानी को उतारा है उसका ये है कि वो जेकबाबाद पंचायत जो होती है सिंधी समाज की सबसे बड़ी पंचायत जो है, उसका अध्यक्ष भी है। जी जी, और वो तमाम सिंधी समाज के लोगों को शादी ब्याह से लेकर पढ़ाने से लेकर सुख दुख में बड़ी मदद करती रहती है। तो उनका एक सम्मान तो है संस्था में और वो सिंधी समाज में है, इसलिए उनको लेके कोई विरोध नहीं है। तो अगर सिंधी समाज संगठित हो गया तो ये बात तय है कि जीत का अंतर वो सब तमन्नाएं नहीं हो पाएगी पूरी जो अभी तक होती रही है उसके अंदर, कि जीत का अंतर खसक के बहुत नीचे आ जाएगा। सही बात है। तो अयोध्या में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुकाबला देखने को मिल सकता है। सही, हम आगे चलते हैं। घर के जो नाम होते हैं हमारे पिंटू और गोलू इस बार 3 नंबर में। इंदौर 3 नंबर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि शहर के हृदय स्थल सारे यहाँ आते हैं, व्यापारिक क्षेत्र आता है, दोनों नए चेहरे हैं। नए चेहरे से मतलब राजनीति में इनका पदार्पण ही होगा कायदे से, विधायक के तौर पे जो भी आता है। क्या ये 3 नंबर क्षेत्र की आशाओं को पूरा कर पाएंगे और कौन चुन के आ सकता है आपके अनुमान से? देखिए 3 नंबर क्षेत्र में गोलू शुक्ला के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो कभी उनका क्षेत्र रहा ही नहीं थी जी। वो 1 नंबर के प्रबल दावेदारों में रहे और 1 नंबर में राजनीति करते रहे और वहाँ उनकी दावेदारी बनी भी रही। और चूंकि चुनावी समीकरण में वो कुछ इस प्रकार से उलझ गए कि उनको 3 नंबर में मजबूरी में उतरना पड़ा 1 नंबर का। दूसरी बात ये ये चुनाव पिंटू और गोलू का नहीं है, ये चुनाव महेश जोशी की परंपरागत सीट का है। बिल्कुल, कांग्रेस ने महेश जोशी की परंपरागत सीट को उनके परिवार को देने के बीच में जो परिवार की खींचतान बहुत बुरी तरह से चल रही थी, जिसको लेकर माना जा रहा था कि इसका लाभ भाजपा को मिल सकता है, पर अश्विन जोशी के साथ में आ जाने के कारण वो सारा समीकरण बिखर गया बुरी तरह से और अब उसका लाभ पिंटू को मिल सकता है 1 नंबर बात। पर एक बात ये भी समझना पड़ेगी कि ये क्षेत्र कैलाश वर्गीय के
चिरंजीव आकाश विर्गी का है, और बिल्कुल। 8 से कितने 5 वार्ड जो हैं उनके पास एक तरफा है, और वो भाजपा के परंपरागत वोट है जी। इसका एक उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ कि वार्ड 57 में जैसे कल पिंटू जोशी का बड़ा भव्य स्वागत हुआ, पर इस वार्ड में महेश जोशी भी जीवन में कभी नहीं जीते हैं। तो स्वागत का आकलन अगर करके जीत हार की तैयारी कर रहे होंगे जो लोग, तो वो बड़ी गलती कर रहे हैं। सही बात है। क्योंकि पिछले चुनाव में यहाँ अनुरोध शुक्ला को पार्षद पे खड़ा कर दिया था, और एक संघ से भी तोड़फोड़ करके खड़ा करवाने के बाद ऐसा व्यक्ति जीता है जो रामबाग रहते ही नहीं था, और 70 साल की उम्र का आदमी 10 साल पहले रामबाग छोड़ चुका था। तो ये चुनाव में ये आकलन कभी काम नहीं आते कि बहुत भीड़ ने स्वागत किया है। पर वहाँ फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर चुनावी रणनीति जो भी बना लेगा वहाँ पे अच्छे से, वो सीट निकालने की स्थिति में आ सकता है। बिल्कुल, मतलब कहने के 3 नंबर रोचक सीट हो सकती है। उसका कारण बता देता हूँ मैं। जब पहला चुनाव अश्विन जोशी लड़े थे, तो उस जमाने में महेश जोशी से लेकर कृपाशंकर शुक्ला से तो सारे दिग्गज धाकड़ धुरंधर जो कांग्रेस के, वो महेश जोशी अश्विन जोशी के साथ खड़े थे। तब भी परिणाम को ऐसा तो नहीं आया कि 5-6 हजार से जीत पाए। सही बात है। तब भी सीट राम राम करके ही निकली थी ना। तो अभी जो ये सोच रहे हैं कि हम बहुत मतों से जीतेंगे, उनको समझना चाहिए कि सीट राम राम करके ही निकलेगी। बिल्कुल, एक राम राम वाले सीट पे हम थोड़ी देर में आने वाले हैं। 3 नंबर से 2 नंबर में आ जाते हैं कि आपने बताया भोजन भंडारे, दारा दयालु, यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष नगर निगम उभरते कांग्रेस के हमारे भाई साहब मौजूद हैं, और एक अच्छी लड़ाई की संभावना देखने में आ सकती थी। पर अब लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं, जैसे कि आपने बताया कि सिनेरियो बदल रहा है। 2 नंबर क्या लीड कम होगी? अब इस पे बात हो रही, क्या लीड कम होगी? देखिए 2 नंबर की लीड तो मेरे को तो नहीं लगता कि 2 नंबर की लीड कम होगी। उसके 2-3 कारण है। एक तो रमेश मेंदोला के साथ सबसे बड़ी विशेषता है कि वो सवेरे उठते से ही अपना राजनीति शुरू कर देते हैं, और राजनीति शुरू करने का परिणाम क्या होता है कि उनके घर से एक भी आदमी नाराज होकर कभी नहीं जाता। हर प्रकार की मदद वो करते हैं लोगों को, चाहे इलाज हो, चाहे पढ़ाना हो, चाहे खाना खिलाना, वो सब करते हैं। तो उसका लाभ तो उनको मिलना चाहिए, और ऐसे नेता की जरूरत भी है शहर में जहाँ 24 घंटे लोगों की मदद होती रहे। दूसरी तरफ ये है कि चिंटू के साथ में कितनी मदद लोग स्थानीय स्तर पे कर पाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा निरंतर संपर्क में भी बहुत ज्यादा रहे नहीं। 3-4 वार्डों में उन्होंने कब्जा जरूर किया, और नगर निगम के चुनाव में ये अंतर घट के 31,000 वोट का रह गया। और चिंटू चौक से भी यही गणित मान के चल रहे हैं कि 31,000 में से 15,000 वोट और मैंने कम कर दिया, तो ये सीट में निकाल सकता हूँ। होना विश्वास होना चाहिए, पर मतलब है वो नहीं होना चाहिए कि अति आत्मविश्वास बड़ा नुकसान करता है। नौरीन जी, हम जब आपसे बात कर रहे हैं और सीटों की बात करते करते हम मेरे ख्याल से विधानसभा चुनाव के, मध्य प्रदेश विधानसभा की सबसे हॉट सीट के बारे में अब चर्चा पे आ गए हैं, और पूरे देश की निगाह इस पर लगी हुई है, कहने की ज़रूरत नहीं है। संजय शुक्ला, कैलाश विजयवर्गीय, सारे कयास लगाए जा रहे हैं। 7 दिन, अभी आज हम 7 तारीख को बात कर रहे हैं आपसे, 14 और 8-10 दिन का चुनाव प्रचार बाकी, बीच में बाहर त्यौहार आ रहे हैं। पहले दिन से 1 लाख तक का मामला चल रहा था, अब क्या स्थिति मालूम नहीं है। देखिए आप हमारे यहाँ हम लोग कहते हैं हमारे यहाँ कि जो मजा 2 नंबर का काम करने में आता है ना, वो 1 नंबर में नहीं आता। हाँ। इतने हिसाब किताब रखना पड़ते हैं 1 नंबर में लोगों को, तो जो 2 नंबर के आदि हो जाए उनके लिए 1 नंबर जरा कठिन हो जाता है। जी। तो इस बार कैलाश विर्गी के लिए क्या 1 नंबर जरा कठिन हो गया थोड़ा सा, क्योंकि 1 नंबर का काम उन्होंने किया नहीं। अभी तक 2 नंबर में ही करते रहे, 3 नंबर का भी कर लिया उन्होंने बीच में, पर शुरुआत तो 4 से की थी। पर 1 नंबर का काम कभी नहीं किया उन्होंने। 2 का काम करने वाला 4 का काम भी अच्छे से कर लेता है, क्योंकि वो सब मास्टर हो जाता है ना। पर कुछ भी, ये चुनाव काम और नाम का है। हाँ। एक तरफ काम है संजय शुक्ला के 5 साल का जी, और एक तरफ कैलाश विर्गी का बहुत बड़ा नाम है जी, जिन्होंने इस शहर को जो है, मैं सोचता हूँ शायद विकास की प्रसव पीड़ा की शुरुआत जो है अगर इस शहर में शुरू हुई है तो कैलाश विर्गी ने शुरू की। तो ये बांड रोड, फीडर रोड, ये सारे रोड जो है ये उनकी देन रहे। उन्होंने अगले 50 साल के हिसाब से शहर को डेवलप किया है। पर अब कैलाश विर्गी कितना उनका जादू चल पाएगा 1 नंबर में, ये कहना तो मुश्किल होगा, क्योंकि क्या है, दूसरी तरफ संजय शुक्ला के गुरु जो हैं वो रमेश मेंदोला है। तो रमेश मेंदोला के 3 कथा कराते तो वो 5 कराने लग गए, 4 भंडारे कराते वो 14 भंडारे कराने लग गए, वो 1000 को तीरथ कराते हैं 5000 को कराने लग गए। तो ये क्या हो गया, इसीलिए आप देखो ना 2 नंबर में कोई क्यों नहीं खड़ा हो पा रहा, सब भोजन भंडारों में उलझ गए लोग ना। तो अब 1 नंबर में अगर भोजन भंडारों की चली तो विकास का मॉडल धरा रह जाएगा। बिल्कुल सही बात। और अगर विकास के मॉडल की बात चली
तो ये माना जाएगा कि भैया भोजन भंडारे से चुनाव नहीं जीते जा सकते। तो मेरे ख्याल से इंदौर की इन सीटों का आकलन कर चुके हैं, और जिस प्रकार नवनीत जी ने संकेत दिए, मुझे लगता है कि चुनाव के बाद के समीकरण पे एक बड़ी चर्चा आपसे हमसे करना पड़ेगी। फिलहाल आज आपने हमें इस समीक्षा के रूप में सारे सीटों के बारे में अपने रुझान दिए, अपनी राय दी। हम आपको धन्यवाद देते हैं और जल्द ही फिर नए विषय के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।